ये पहला जो क्वेश्चन है वो है सीवी का क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ोगे इसमें मालूम चलेगा क्या लिखता है, क्या कंसिडर द फॉलोइंग वेरी रफ मॉडल ऑफ अ बेरिलियम एटम, है ना। तो लिखता है द न्यूक्लियस हैज 4 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स confined in a small volume of radius 10 to the power minus 15 meter. The two 1s electrons make a spherical charge cloud at an average distance of 1.3 into 10 to the power minus 11 meter from the nucleus, whereas the two 2s electrons make another spherical cloud at an average distance of 5.2 into 10 to the power minus 11 meter from the nucleus. Find the electric field at, पहला कहता है point just inside 1s cloud और दूसरा कहता है point just inside 2s cloud। मतलब क्या क्या दिया हुआ है, एक तो बेरिलियम न्यूक्लियस दिया हुआ है, इसका रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 to the power minus 15 मीटर, ठीक है। फिर क्या कहता है एट 1.3 into 10 to the power minus 15 मीटर 1s का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 1s का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और एट 5.2 into 10 to the power सॉरी माइनस है 5.2 into 10 to the power minus 7 मीटर ये 2s इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब कुल जो टोटल जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपके पास एक क्या है बेरिलियम न्यूक्लियस का मॉडल दिया हुआ है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, ये दिया हुआ है। वैसे भी एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस क्या होता है, 4 होता है, तो 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, और 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन के अलावा कहता है कि 1.3 into 10 to the power minus 11 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 1s का, और 5.2 into 10 to the power minus 11 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 2s का। तो पहले केस में आपसे कहा जाता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट जस्ट अ पॉइंट इनसाइड द 1s क्लाउड, फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट जस्ट द पॉइंट इनसाइड द 2s क्लाउड, ठीक। तो जैसे अगर तुम देखोगे, अगर यहाँ पे अगर तुम ये न्यूक्लियस बनाओ और ये आपका जैसे अगर ये आपका अगर ये 1s ऑर्बिट और एक आपका 2s, तो न्यूक्लियस में आपके पास क्या है, 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है ना, और इलेक्ट्रॉन में क्या है 1s में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्योंकि 2s में इलेक्ट्रॉन होता है कितना है, 2s होता है 2 होता है, 1s में 1s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, ऐसे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 2 से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड। अब क्या है, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 1s के जस्ट इनसाइड यहाँ पे, और दूसरे में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहाँ पे 2s के जस्ट इनसाइड, राइट। अब इसमें करना क्या है, इसमें जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था कि जैसे कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम एज अ सॉलिड चार्ज स्फीयर ट्रीट कर सकते हैं, न्यूक्लियस को एज अ सॉलिड चार्ज स्फीयर ट्रीट कर सकते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से चार्ज होता है। वैसे भी जितने भी एटॉमिक मॉडल्स हैं उसमें लोग कहते भी हैं कि न्यूक्लियस इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्फेरिकल चार्ज। तो इसका जो पहला जो कॉन्सेप्ट हुआ वो तो ये हुआ कि न्यूक्लियस को कैसे ट्रीट करना है एज अ सॉलिड चार्ज, राइट। और मैंने उस दिन कहा था कि ऑर्बिट्स को ट्रीट किया जाता है एक हॉलो स्फीयर की तरह, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यानी कि सरफेस पे सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है उसके हिसाब से ऑर्बिट्स को ट्रीट कर सकते हैं कैसे, हॉलो स्फीयर की तरह, ठीक। अब आते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आता है जस्ट इनसाइड 1s इलेक्ट्रॉन क्लाउड,
राइट। तो यहाँ पे जो भी टोटल फील्ड होगा वो क्या होगा, टोटल फील्ड विल बी ओनली ड्यू टू न्यूक्लियस, ओनली ड्यू टू न्यूक्लियस, है कि नहीं। अब क्या है, अगर तुम यहाँ पे निकालोगे ये जो इसको यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखो, यहाँ पे तुम निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जहाँ पे आपका जो Q है, जहाँ पे जो Q है वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह 9 इंटू 10 टू पावर 9, और फिर आपका ये R की जगह 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर, यानी कि E इज इक्वल टू क्या आएगा, E इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपका क्या, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन यहाँ में कितना जाएगा 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 का। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे सीधे Q क्यों लिख दिया, अगर न्यूक्लियस को एज ए सॉलिड चार्ज स्फीयर ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधे Q क्यों लिख दिया। तो अगर तुम सॉलिड चार्ज स्फीयर का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना आगे Q को क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसका, पूरे न्यूक्लियस का, पूरे, और साथ में यहाँ पे R लिखते हैं, यहाँ पे R लिखते हैं ना। तो ये जब पूरे को सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। या सीधी सीधी बात है, ऐसे केस में, कैसे केस में, जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है न्यूक्लियस के बाहर या किसी सॉलिड चार्ज स्फीयर के बाहर निकालना है, तो उस केस में आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि होल ऑफ द चार्ज इज सपोज्ड टू बी कंसीडर्ड, और डिस्टेंस ये वाला क्यों लिया है, 1s ऑर्बिट का रेडियस क्यों लिया है, क्यों, बल्कि ये कह लो कि इलेक्ट्रॉन क्लॉट का डिस्टेंस 1s का जो था वो वाला क्यों लिया है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उसके इनसाइड चाहिए, यानी कि 1s के इनसाइड अगर फील्ड चाहिए तो जो जिस चार्ज का इफेक्ट होगा कौन सा होगा, न्यूक्लियस वाला। 1s का कोई असर नहीं होगा, 2s का कोई असर। डन। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, राइट। ऐसे ही जब सेकेंड पार्ट में आएंगे तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, पर इसको लिखिए, इसको लिखिए, ओके। अब जब आएंगे जस्ट 2s के इनसाइड, 2s के इनसाइड जब आएंगे तो उसमें लिख लो फॉर जस्ट इनसाइड 2s क्लाउड, फॉर जस्ट इनसाइड 2s क्लाउड चार्ज इनक्लोज कितना चार्ज देंगे, चार्ज इनक्लोज 4 तो आएगा अपना किसका, 4 इंटू ई, ये तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज हो गया। ई किस लिए, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है। साथ में
1s के अंदर 1s का 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 2e, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और जो आपको डिस्टेंस इस केस में लेना पड़ेगा, कौन सा लेना पड़ेगा, 5.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर, क्योंकि जब जस्ट 2s के साइड यहाँ कहीं निकालेंगे तो ऑब्वियसली जो चार्ज इंक्लोज है कितना आएगा, 4 प्रोटॉन का, कौन से प्रोटॉन का, न्यूक्लियस के प्रोटॉन का, और 2 किसका, 1s के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। जितना चार्ज इंक्लोज होगा उसी का ना फील्ड। तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, जब E निकालेंगे, कैलकुलेशन खुद करिए, E इक्वल टू क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, 9 इंटू 10 होगा 9 और सवाल डिस्टेंस का तो 5.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 का। मतलब बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, खाली करना क्या है, जो आपको चार्ज लेना है वो 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेना है, क्योंकि 4 प्रोटॉन का और 2 इलेक्ट्रॉन का 1s वाले का माइनस हो गया, तो नेट चार्ज कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और डिस्टेंस का हमें सवाल है, तो 2s का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ पर है, 5.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, राइट। यानी कि एक शॉर्टकट तरीके से सोचोगे तो सॉलिड चार्ज स्फीयर को, ये न्यूक्लियस को ट्रीट कर लिया सॉलिड चार्ज स्फीयर की तरह, और फिर आपने उसको ट्रीट कर लिया किसको, ऑर्बिट्स को ट्रीट किया एक हॉलो स्फीयर की तरह, इतने का ही फर्क। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम contains a uniformly distributed charge of density rho. Find the electric field at a point P inside the cylindrical volume at a distance x from its axis. क्या मतलब, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। सुनने पहले क्वेश्चन क्या कहता है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, पहले हम लोगों ने पढ़ा था लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ होता है, यहाँ पे क्या है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, और उसके पास आपको चार्ज डेंसिटी जो दिया, रो दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है, रो से मतलब क्या, वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड, क्या पता करना है, एक पॉइंट P है जो एक्सिस से, ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस से P डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वो भी इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। तो आपको क्या करना है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, राइट। तो जैसे पहले करते थे क्या, सबसे पहला काम, कंसीडरिंग द पॉइंट P क्या करते हैं, वी मेक अ गॉसियन सरफेस, जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट P को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। तो ये हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ थ्योरी में, क्या पढ़ा हुआ है, इसका फ्लक्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर होगा या फिर इधर होगा, डिपेंड्स कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक ना। लेकिन एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर, ऐसे इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर, एंगल कितना बना 90, यानी कि क्या होगा, फ्लक्स विल बी, फ्लक्स फॉर, ये क्या गॉसियन सरफेस है, GS मतलब गॉसियन सरफेस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही है GS मतलब गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स फॉर
flux will be only for what? Curved surface. Will be only for curved surface. यानी कि ऐसे में flux equals to E dot S, right? या ES cos 0 या ES, वैसे cos मल्टी भी हो सकता है। कैसे? अगर आपका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव चार्ज उधर ना हो जाएगा, या अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अबे एरिया वेक्टर में, मतलब जो भी होगा वो होगा ES। मैग्नीट्यूड में जो होगा वो क्या होगा? ES होगा। पहले पढ़ चुके हैं, स्टैंड फॉर व्हाट? एरिया। तो ES हो गया, यानी कि यहाँ पे आपको जो फ्लक्स मिलेगा क्या मिलेगा? E 2 pi XL। L is what? Where L is the length of Gaussian cylinder. L is the length of Gaussian cylinder. लिख दिया। अब इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा यहाँ पे लिखना है by Gauss term, GST, ठीक है? Gauss term शॉर्ट में लिख दिया। तो Gauss term के हिसाब से क्या है? Gauss term के हिसाब से फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q by एप्सिलॉन, या क्या करेंगे? Q की जगह रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है क्या? पाई स्क्वायर L अपॉन एप्सिलॉन। चार्ज की जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम? गॉसियन सिलेंडर का, पाई स्क्वायर L। ये बन गया। ये 2 है, ये 1 है, 1 और 2 को बराबर करें, E इंटू 2 पाई XL इक्वल टू रो पाई x स्क्वायर L बाई एप्सिलॉन। इसमें जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा E इक्वल टू व्हाट? रो x अपॉन 2 एप्सिलॉन। जेई और नीट वगैरह के एग्जाम में कई बार ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, तो देख सकते हो कि यहाँ से जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाते, कहाँ तक? सिलेंडर के सरफेस तक। यहाँ से जब तक सिलेंडर के सरफेस तक नहीं पहुँच जाते तब तक तो x वेरी करेगा, और E इज इक्वल टू x, E इज इक्वल टू x। तो ऐसे में अगर आप ग्राफ बनाना चाहें, अगर y कर लें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बने, कहाँ तक? ये x इक्वल टू, बल्कि कहाँ तक? टिल द सरफेस, टिल द सरफेस से मेरा आपका जो सिलेंडर दिया उसका सरफेस। दिक्कत तो प्रॉब्लम देखिए, भाई
अभी जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो 17 में जो घर वाले क्वेश्चन पढ़ना, घर वाले क्वेश्चन पढ़ सकते हो। लिखता है क्या, अ नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस d contains uniform charge distribution of density rho. Find the electric field at a point P inside the plate at a distance x from the central plane. Draw a qualitative graph of electric field against x for x less than d. मतलब क्या, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है जिसका थिकनेस डी दिया हुआ और उसके ऊपर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो जो चार्ज डेंसिटी है वो दिया हुआ है, और उसके सेंट्रल प्लेन से एक्स डिस्टेंस पे, सेंट्रल प्लेन से एक्स डिस्टेंस पे क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, राइट। तो उसको समझो, मैंने कल निकाला था इसको, मिसली कार्ड क्या, तो ये जैसे कि है ना, या तो अपना बुक्स भी बुक को भी देख सकते हो। जैसे कि नॉन कनेक्टिंग प्लेट है तो उसमें हर एक बुक का 1 पेज 2 पेज 3 पेज ऐसे करके पूरा एक बनेगा। अब ऑब्वियसली इस बुक के अंदर इस सेंटर पे कोई पेज होगा, सेंट्रल प्लेन। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ से सेंटर से निकाल लेता हूँ, तो सेंटर वाला प्लेट है नहीं, यानी कि तुम बुक को अज्यूम करो तो बुक के अंदर बहुत सारे पेज हैं, एक पेज पीछे पेज, पूरा थिकनेस डी हो गया। अब बुक के सेंट्रल पेज, बुक का जो सेंट्रल पेज होगा उससे पीछे की तरफ जाओ एक्स डिस्टेंस पे, वहां पे फील्ड चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जैसे ये पूरा थिकनेस जी दिखाया इसका, नॉन कंडक्टिंग प्लेट का, राइट। और फिर क्या किया, फिर इसमें यहाँ पर ये इसका सेंट्रल प्लेन है, ये वाला, इससे एक्स डिस्टेंस पीछे चले गए। तो मान लिया हमने ये वाला सरफेस है, कौन सा, ये वाला, और इस सरफेस का, इस वाले पर्टिकुलर सरफेस का एरिया एस है, ठीक। अब इतने का अगर फ्लक्स निकालेंगे क्या लिखेंगे, E इंटू एस लिखेंगे, और E बस कितने छोड़ेंगे, इतने का फ्लक्स तो इंटू एस ही हुआ ना, राइट। और फिर क्या कहते हैं, अगर मान लें इतने का बाय गॉस थ्योरम देखेंगे तो फ्लक्स इक्वल टू क्या आएगा, Q बाय आर नॉट आएगा ही नहीं आएगा, Q की जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या S इनटू D, यानी कि एरिया इनटू थिकनेस वो क्या देगा, वॉल्यूम, एरिया इनटू थिकनेस क्या देगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, अब ये दोनों को इक्वेट करोगे क्या आएगा, ES इज इक्वल टू व्हाट, रो S, यहाँ पे S D की जगह X है, क्यों, क्योंकि सेंट्रल प्लेन से एक्स एक्सिस पे चाहिए ना, सेंट्रल प्लेन से एक्सिस पे चाहिए। यानी कि अगर मान लो कोई ऐसे है जिसका थिकनेस, जिसका एरिया x और थिकनेस, जिसका एरिया s है और थिकनेस x है, तो एरिया इनटू थिकनेस वो क्या होगा, वॉल्यूम। इसलिए यहाँ पे एरिया क्या होगा s और थिकनेस क्या ले रहे हैं x, क्यों, क्योंकि सेंट्रल प्लेन से एक्स एक्सिस पे चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ से E इज इक्वल टू रो x अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे x 0 से बड़ा और d से कम, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाए, तो E इज डायरेक्टली इक्वल टू x है, ये रहा E, ये रहा डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब इसमें अगर कभी हेर फेर करके जेई का यूनिट का क्वेश्चन पूछ ले, थोड़ा सा क्वालिटी को और बढ़ा दें, तो अगर हम यहाँ पे जब पॉजिटिव डी पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डी का वैल्यू आ जाएगा, क्यों, चार्ज के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है, एस इनटू डी, हर एक शीट का एस, क्यों, वो जो आपने नॉन कनेक्टिंग प्लेट माना है उसको मान लें कि एक शीट का वॉल्यूम है, 1 शीट 2 शीट 3 शीट ऐसे करते हैं। ये जैसे आपका बुक है तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज करके बहुत सारा बनेगा, तो एक पर्टिकुलर शीट का एरिया अगर x है और थिकनेस d है, x है, तो वॉल्यूम क्या होगा, s इनटू x, और पूरे का अगर वॉल्यूम ले लोगे तो एरिया s और थिकनेस d, समझना। यानी कि जब x का वैल्यू d पे आ जाएगा उसके क्या करेंगे, कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप आगे का ग्राफ बनाना चाहें, वैसे पूछा नहीं गया है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, ये किसके लिए है, x ग्रेटर देन d के लिए।
और यहां तक तो खैर आपके पास x इक्वल टू डी था। प्रॉब्लम देखिए इसको। जिसमें ये फिगर बना के फिगर बना लिया फिगर बना के एक लाइन एक सेंटेंस लिख लो, फिर आगे सॉल्यूशन लिख लो। फिगर बना लिया, ये स्टेटमेंट लिख लें। We have considered the non-connecting plate. We have considered the non-conducting plate to be made of large number of sheets. We have considered one such sheet. We have considered one such sheet of area S. Of area S and thickness X. And thickness X. पढ़ाए इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहता है टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड दे कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विथ सरफेस डेंसिटी सिग्मा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, पहला है, इन बिटवीन द प्लेट्स दूसरा है, एट द राइट प्लेट्स तीसरा। पहले सुन इसका कॉन्सेप्ट समझे। लार्ज कंडक्टिंग प्लेट, दोनों के पे सरफेस डेंसिटी क्या है? सिग्मा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहां कहां पे? यहां पे, बीच में और यहां। अब तुम याद करो कंडक्टिंग प्लेट का जो फील्ड हमने निकाला था इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, नहीं? और हम ये मान सकते हैं कि वो कंडक्टिंग प्लेट दो शीट्स का बना हुआ है, दोनों का फील्ड एक सिंगल का फील्ड हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, जोड़ के क्या आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये मैंने थ्योरी में करके भी दिखाया था। क्या कंडक्टिंग शीट है या कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टिंग प्लेट को मान सकते हैं क्या? दो शीट्स का बना हुआ, तो दोनों शीट्स का अपना अपना फील्ड क्या हुआ? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, जोड़ के क्या बना? ठीक, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो अप्रोच है। देखो, जहां तक सवाल है एक्सट्रीम लेफ्ट का या एक्सट्रीम राइट का, दोनों ही प्लेट्स के लेफ्ट पे, दोनों प्लेट्स के राइट पे, तो दोनों ही प्लेट्स के लेफ्ट और राइट पे फील्ड होगा 0।
इसको कॉन्सेप्चुअली समझें तो क्या समझेंगे? कॉन्सेप्चुअली ये समझेंगे कि किसी भी कंडक्टर से फील्ड क्रॉस नहीं कर सकता, किसी भी कंडक्टर से फील्ड क्रॉस नहीं कर सकता। तो जैसे ही आपके पास कंडक्टर आ गया तो फील्ड क्रॉस नहीं कर सकता, कंडक्टर इनसाइड फील्ड 0 होता है। तो यहाँ पे ना तो इसका फील्ड आएगा ना इसका आएगा, 0 हो गया। और अगर राइट पे चले जाओ तो उसी तरीके से ना इसका आएगा ना इसका। क्यों? तो मेरी समझ में मैंने उस दिन भी कहा था क्या, जैसे कोई भी तुम्हारा कंडक्टर है वो एक चैनल की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर मान लो कि बहुत सारी भीड़ है वो भागती चली आ रही है, उसको रोकना, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं या जो पुलिस वाले क्या करते हैं, अचानक से बैरियर लगा देते हैं, मतलब उसके आगे खत्म, क्रॉस नहीं कर सकता। जहाँ भी कंडक्टर आ गया मतलब उसका भी फील्ड नहीं जा सकता। ये हम लोग ऑलरेडी कॉलम्स लॉ से पढ़ते आ रहे हैं बार बार, क्या फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, इज इट? तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो आंसर लिखेंगे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट का, तो कॉन्सेप्चुअली क्या आएगा कि सिंस कंडक्टर इज देयर इट वोंट अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू क्रॉस। और वैसे इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, प्लेट को ट्रीट कर सकते हैं, कंडक्टिंग प्लेट को 2 शीट्स का बना हुआ, सिंगल शीट का फील्ड कितना हुआ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। नहीं तो यहाँ तो आपको चार्ज एक ही सर्फेस में दिखा रहा है ना, यानी कि अगर इसको माने थे 1 और इसको माने 2 तो यहाँ पे E1 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और E2 कहाँ जाएगा, अवे। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर आएगा, कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। देयरफॉर रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा, इसका क्या आएगा, अवे, इसका क्या आएगा, किसका, नेगेटिव वाले का टुवर्ड्स। फिर वही बात है, ये क्या हुआ यहाँ पे, फॉर सिमिलर रीजंस, फॉर सिमिलर रीजंस रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। क्यों? एक का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, एक का अवे, एक का टुवर्ड्स, तो चाहे लेफ्ट पे जाओ चाहे राइट पे जाओ, कैंसिल हो गया। अब आते हैं बीच में, यहाँ पे कहीं अगर मान लें ये है आपका, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इसका तो जाएगा अवे, सॉरी E1 का जाएगा टुवर्ड्स इधर, और इस प्लस वाले का भी इधर ही चला जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या, चार्ज से अवे, और नेगेटिव का टुवर्ड द चार्ज। यहाँ पे जब लिखोगे कहाँ पे, मिडिल में, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होगा, सिंपल, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही फील्ड्स का डायरेक्शन एक ही है, दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन एक ही है, इस वजह से वो दोनों ऐड। राइट, सॉल्यूशन लिखने से पहले इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है लिख लो, है ना। थ्योरेटिकली इन द पार्ट 1 एंड द पार्ट 3 तो कैसे करना, theoretically on the extreme left on the theoretically on the left of both the plates, on the left of both the plates and on right of both the plates, conductor will not allow the electric field to pass. Conductor will not allow the electric field to pass, and therefore electric field will be 0. However, it can be proved mathematically. It can be proved mathematically. ठीक है, एक दोबारा सुन लें। अब क्या हुआ, मैंने कैसे किया, मैंने ये कहा कि जैसे किसी भी प्लेट का फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो मान सकते हैं वो जो प्लेट है 2 शीट्स का बना हुआ है, तो सिंगल का कितना बना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ तो आपके पास चार्ज एक ही प्लेट पे है ना, एक ही यहाँ पे एक बेस पे, यहाँ पे एक बेस पे, तो सिंगल का फील्ड कितना हुआ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो इसका भी इतना हुआ, इसका भी इतना हुआ, बस खाली इतना है कि माइनस का टुवर्ड्स द चार्ज प्लस का अवे फ्रॉम द चार्ज। तो देखोगे वेक्टरली कैंसिल कर देगा, और मिडिल में दोनों का डायरेक्शन एक ही आ गया, प्रॉब्लम।
जाए बड़े देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 24 है लास्ट। ये कहता है क्या, 3 identical metal plates with large surface area are kept parallel to each other. The leftmost plate is given a charge capital Q and the rightmost minus 2Q and the middle one remains neutral. Find the charge appearing on the outer surface of the rightmost plates. ठीक है, ये बोलो शुरू। क्या कहता है कि 3 प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं, इनका सरफेस एरिया लार्ज है। एक को Q चार्ज दिया, इसको -2Q और बीच वाले को न्यूट्रल। आपको क्या करना है, यहां पे इसके आउटर सरफेस एरिया यहां पे आपको टोटल चार्ज बताना। तुमको बताएंगे क्या, एक तो पहले इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, जैसे उस दिन लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा इसका आइडिया भी दिया था, जो पिछला फ्राइडे वाला क्लास था उसने इसका आइडिया दिया था। तो ये बताएंगे शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे। दूसरा, बाकी लोग क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही है वो बताएंगे। उस दिन मैंने इसको हाईलाइट किया था। अब क्या है देखिए, सुने, इसका अगर शॉर्टकट तरीका निकालो तो क्या कर सकते हैं, चाहे ये वाला ले लें, तो ये सरफेस ले लें, चाहिए, यानी कि दोनों ही एक्सट्रीम प्लेट्स का जो आउटर सरफेस होगा, दोनों ही एक्सट्रीम प्लेट्स का जो आउटर सरफेस होगा, वहां पे जो टोटल चार्ज आएगा क्या आएगा, टोटल सम ऑफ चार्जेस बाई 2। यानी कि यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा Q + 0, तो इस पे 0 है, न्यूट्रल है, -2Q/2 सॉल्व करोगे -2। आंसर आ गया। यानी कि जेईई नीट लेवल पे, सुनो अंकित पहले सुनो, जेईई नीट लेवल पे जो क्वेश्चंस हैं तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल शॉर्टकट तरीका है कि कभी अगर आपको आउटर सरफेस पे चार्ज चाहिए तो सिंपल टोटल चार्ज को जोड़ दिए 2 से डिवाइड करिए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, 2 प्लेट हो, 3 प्लेट हो, 3 प्लेट नहीं हजारों प्लेट हो, सबका चार्ज जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। इट्स वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रिक। ये जेईई नीट में आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कभी ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने की बात आएगी तो उसमें लोगों के माइंड में तरह तरह का मिसकॉन्सेप्ट है। अब क्या मिसकॉन्सेप्ट है, पहले आपको करेक्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर बताएंगे क्या गलत है। तो पहले इसका लिखिए फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड लिखिए, फर्स्ट मेथड, in such cases charge on the outer surface of the extreme plates मतलब जो बिल्कुल लेफ्ट में हो, बिल्कुल राइट में हो, is given by ये चार्ज से मतलब टोटल चार्ज से है, ये टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में एक्सट्रीम राइट के आउटर सरफेस में टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं। अब देखो यहां पे इसको अगर कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करें तो क्या करना पड़ेगा, देखिए सेकंड मेथड। अब देखिए यहां पे ये था आपका एक प्लेट, यहां पे चार्ज जो प्रोवाइड किया गया था दैट वाज Q, और यहाँ पे जो चार्ज ये बीच वाला था दैट वाज न्यूट्रल, और यहाँ पे जो था इट वाज -2Q। ठीक है, अब सुनना पहले इसको समझ लोगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गॉस रूल को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे अगर मान लें कि यहाँ पे आपने चार्ज Q मान लिया तो यहाँ कितना बचेगा, अब तुमको कोई कहेगा कि इंडक्शन के कारण यहाँ -Q आना चाहिए, तो अपने सीमित दायरे में लिमिटेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई बोलेगा तो मान लेंगे हम।
लेकिन याद करो जब मैं स्टार्टिंग में कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कंडक्शन के बारे में, तो मैंने कहा था इंड्यूस्ड चार्ज इज लेस देन और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज इज लेस देन और इक्वल टू, कहा नहीं कहा था? तो ये कंफर्म करना पड़ता है। तो जैसे अगर मान लें कि यहाँ पे क्यू डैश मान लेते चार्ज इस सरफेस पे, अब देखते हैं क्यू डैश होना कितना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम कोई गॉसियन सर्कल बनाए ऐसा, सुनना जरा क्या बोल रहे हैं, अभी तो मेटल प्लेट है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो फ्लक्स 0 हो गया। बीच वाले हिस्से में एरिया वेक्टर कैसे आएगा? नॉर्मल टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इधर या इधर? एरिया वेक्टर का आएगा नॉर्मल टू द सरफेस, वो 0 हो गया ना। यानी कि टोटल फ्लक्स क्या आता है? 0। ये हमने गॉसियन फ्लक्स मान लिया, जीएसएम का गॉसियन फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? 0। यानी कि व्हाट? Q प्लस Q डैश इज इक्वल टू 0, तो Q डैश इक्वल टू, यानी कि अब तुम यहां डिसाइड कर सकते हो कि ये इसमें कितना जाना चाहिए। और चार्ज को कंजर्व करने के लिए यहां पे कितना आना चाहिए? क्योंकि अपनी मर्जी से कोई चार्ज आएगा नहीं, एक का लॉस एक का गेन, ये ना। अब तुम देखो, अगर मान लो इसमें क्यू डैश मान लेते हैं, किसमें? इस पे। और फिर वही बात है, अगर मान लो यहाँ पे मैं क्यू डैश मान लूँ, जैसे यहाँ पे मैं क्यू डैश लिखूँ, अब पता लगाऊँ कि क्यू डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए। वन सेकेंड यू हैव टू कंफर्म इट। जैसे कैसे? अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे भी कोई गॉसियन सर्फेस ले लूँ, तो सिमिलर रीजन से, किस रीजन से? यहाँ का फ्लक्स 0, यहाँ का फ्लक्स 0, वाई? फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज व्हाट? 0। यहाँ का फ्लक्स 0, वाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, 0 हो गया। तो इन सभी रीजन से इस पूरे सरफेस का फ्लक्स क्या होगा? 0। यानी कि यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे क्या करोगे? अगर यहाँ पे हम लेना चाहेंगे तो व्हाट वी विल बी राइटिंग इट, क्या लिखेंगे? Q प्लस Q डबल डैश इज इक्वल टू 0, Q डैश इज इक्वल टू व्हाट? -Q। यहाँ पे भी क्या आ गया? -Q। और फिर चार्ज को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? +Q, राइट? नहीं आएगा? यानी कि यहाँ पे इस टोटल चार्ज कितना हो गया? -2Q प्लस Q। अब तुम वैसे भी अगर चार्ज का कंजर्वेशन देखो, वैसे भी चार्ज का अगर कंजर्वेशन देखो तो क्या होगा? सुन रहे हैं, -2Q में से अगर Q यहाँ पे आ गया, ये कितना आएगा? ये अगर -2Q में से यहाँ -Q आ गया, तो दिस -S इतने चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। अगर -2Q में से यहाँ -Q आ गया, तो इस सरफेस पे कितना चाहिए? दिस -S, राइट? अब तुम देख लो किसी भी जगह पे टोटल चार्ज हमेशा एक बराबर होता है, यानी चार्ज विल बी कंजर्व्ड। कैसे डिसाइड किया? इसका Q यहाँ मान लिया, तो Q -Q यहाँ मान लिया। ये गॉसियन सर्फेस बना के कंफर्म करके देख लिया कि -Q होना चाहिए। फिर यहाँ पे गॉसियन सर्फेस बना के देख लिया कि -Q होना चाहिए, और चार्ज को कंजर्व करने के लिए यहाँ +Q होना चाहिए, राइट? अब क्या करते हैं? अब जैसे हम यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं इस कंडक्टर में, राइट? अब ध्यान सुनना, इस पॉइंट P पे इस -Q का फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स ये, टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। किसी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज का फील्ड क्या होता है? टुवर्ड्स द चार्ज। और इस पॉइंट पे इस +Q का क्या होगा? अभी नहीं होगा। इसी तरीके से इस -Q का टुवर्ड्स +Q का भी, यानी कि क्या? -Q प्लस Q -Q प्लस Q, इन चारों का फील्ड कैंसिल करना है। काहे दो भैया, ये रहा ये है, तो -Q का क्या आएगा? टुवर्ड द चार्ज। +Q का क्या आएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। -Q का क्या आएगा? टुवर्ड द चार्ज। +Q का क्या आएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट? विकल्प। और ऐसे केसेस में, कैसे केस में? मेटलिक प्लेट्स के केस में या शीट्स के केस में आप जानते हैं डिस्टेंस का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सीधे लिखते हैं, या तो आप लिखते हैं σ/2ε0 या फिर लिखते हैं σ/ε0, तो डिस्टेंस तो नॉन नहीं ना है ना? और चूंकि एरिया बहुत बड़ा है, तो मान लिया है कि सरफेस चार्जेस कांस्टेंट है, यानी कि सिग्मा बराबर है हर जगह। सिग्मा इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। चारों का 0 कर दिया।
क्यू का फील्ड देखते हैं। तो क्यू माइनस क्यू का अगर के कारण फील्ड देखोगे तो क्या आएगा, क्यू माइनस क्यू अपॉन 2a और साथ में एप्सिलॉन। ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन की वजह से लिखा है, सिग्मा इज व्हाट, क्यू माइनस क्यू बाई a। और चूंकि एक ही सरफेस की चार्ज की बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, तो इसलिए हमने क्या कर दिया आधा। वरना क्या होता है, वरना प्लेट का फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। वरना प्लेट का फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो एक फेस का लेवल तो कितना आ गया लोगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और इसका जब लोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका फील्ड यहाँ पे जो भी होगा लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए, तभी जीरो आएगा। और जीरो क्यों चाहिए, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड फील्ड क्या होता है, टू मेक द फील्ड जीरो, क्या, टू मेक द फील्ड जीरो इनसाइड एट दिस पॉइंट, तो इसका फील्ड क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। यानी कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -2q + q अपॉन 2a एप्सिलॉन, वी शुड बी इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो q माइनस q माइनस माइनस प्लस कर जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -q, ये इक्वल टू 0, ये 3q बचा, ये -2q इधर चला जाएगा, 2q बचेगा, q इक्वल टू क्या बचेगा, 3/2। यानी कि अब क्या होगा, टोटल क्या आएगा, -2q + 3/2q, इसको सॉल्व करोगे तो -q, क्यू का वैल्यू निकालना है 3/2q, ठीक। कोई प्रॉब्लम। अब तुम देखो, उस दिन मैं कह रहा था कि डॉक्टर साहब दवा खिला के कौन सा किडनी मार देते हैं और कौन सा हार्ट मार देते हैं, पता नहीं चलता है। इसका आंसर तुम जाके देखो, आजकल ऑनलाइन बड़ा चल रहा है सबका, तुम जाके ऑनलाइन देखो, तो अनाप शनाप जो मरिया को बक दो। क्या करते हैं, अब इसमें कोई है, नाम नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं देखो भैया, वो एक पटना में भी है और एक बड़े स्क्रीन वाले भी है, देखो भैया कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, इट्स वेरी इजी। क्या बोलता है, यहाँ पे Q है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करो, यहाँ पे q/2 मान लो, यहाँ पे q/2 मान लो, इंडक्शन के कारण -q/2 मान लो, +q/2 मान लो, फिर यहाँ -q/2 मान लो, यहाँ +q/2 मान लो। अब वो क्या बोलता है, -2q + q/2 = -q/2। अब तुम लॉजिकली इसको गलत नहीं ठहरा सकते, q/2 -q/2 q/2 -q/2 और फिर q/2। और वो कहता है -2q का -q यहाँ मान लो, -q यहाँ मान लो, आंसर का क्या है। और तुम यहाँ पे इस -2q में +q ऐड कर, ये 3/2q ऐड कर, वो भी आंसर आ रहा है। यानी कि वो जो q = q/2 वाला अप्रोच है, गलत है। क्यों गलत है, अगर तुमसे कोई कह दे कि यहाँ पे इसमें चार्ज निकालो, तो तुम तो लिखोगे q/2। अब मैंने क्या निकाला है, 3/2। गॉस थ्योरम का भी फायदा क्या हुआ। और दूसरी बात ये है कि लाइन हम लोग बोलते हैं इंड्यूस चार्ज का वैल्यू इंडिविजुअल चार्ज के बराबर या उससे कम, कैसे पता चलेगा, समझिए ना। तो जैसे मेरा कहने का मतलब एक चार्ज q/2 है, तो somebody can expect कि इंड्यूस चार्ज क्या होना चाहिए, somebody can expect क्या, इंड्यूस चार्ज उसके बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि one has to calculate the total charge, सीधे सीधे आप नहीं ले सकते, क्लियर है। ये इसका सेकंड अप्रोच, क्लियर है। कॉपी कर लें, फिर एक बार रिपीट करें।